हरियाणा के गुरुग्राम में विजय पर्व कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। मसूरी में सामुदायिक हॉल का हुआ लोकार्पण। गणेश जोशी ने शुरू किया हॉल सुधारीकरण। क्षेत्रवासियों को मिला नया सामुदायिक हॉल। नैनीताल में वंदे मातरम सेमिनार का आयोजन। आत्मबोध के राष्ट्रबोध पर हुआ विचार विमर्श। विद्यार्थियों ने गाया वंदे मातरम। देश भर में हीट वेव का अलर्ट जारी। देहरादून में स्कूल और आंगनवाड़ी बंद। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील। तापमान 55 डिग्री तक पहुंचने की आशंका। हरिद्वार के मैंगलोर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबरों में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इस स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित AWPL के विजय पर्व कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को आत्मनिर्भर भारत का सशक्त माध्यम बताते हुए युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की प्रेरणा दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मॉडल आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने उत्तराखंड में हुए निवेश, स्टार्टअप और विकास कार्यों की उपलब्धि भी साझा की तथा राज्य की प्रगति की जानकारी दी। नैनीताल के CRST इंटर कॉलेज सभागार में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद नैनीताल द्वारा आत्मबोध से विश्वबोध विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और उपस्थिति जनसमूह के हारमोनियम व तबले की संगत के साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार गिरीश रंजन तिवारी ने कहा कि जब व्यक्ति स्वयं को समझता है तभी वो राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करता है। अन्य वक्ताओं ने वंदे मातरम को देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बताया। इस कार्यक्रम को आयोजित किया, पहले तो उनको साधुवाद है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुचारू बनाया गया। अब तक 17 तारीख से शुरू हुए ऑफलाइन पंजीकरण में 25,000 से अधिक श्रद्धालु अपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिससे यात्रा को लेकर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। मयूर दीक्षित खुद व्यवस्थाओं का ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यात्रा से स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लेकर चूंकि अब सभी चारों हमारे कपाट मंदिरों के खुल चुके हैं और यात्रा पूरे अपने रूप में आ चुकी है, उसको लेकर सभी यात्रियों में, श्रद्धालुओं में, साथ ही हमारे स्थानीय व्यापारी वर्ग सभी में बहुत उत्साह है। अभी तक जब से हमने ऋषिकुल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया था, 17 तारीख से लेकर आज तक करीबन 25,000 से अधिक लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। इसके साथ ही क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है, लोग खुद से भी रजिस्टर कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त आगे ऋषिकेश में भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इस सभी यात्रियों की यात्रा सुगम रहे, इसके लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स को जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे द्वारा भी लगातार सभी जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यतः हमारी सड़कों पर ट्रैफिक न लगे और लोगों को पीने का पानी, टॉयलेट और सही जानकारी समय पर मिल जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही उस पर हमारा विशेष फोकस है। देहरादून में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सहसपुर स्थित CRISIL फाउंडेशन के वित्तीय संरक्षा केंद्र में आयोजित वित्तीय संरक्षा शिविर का दौरा किया। यह शिविर भोपाल, पानी, बदासी और सोडा सरौली ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आयोजित किया गया था। इस दौरान गवर्नर ने वित्तीय संरचना के महत्व को जोर देते हुए नागरिकों को जागरूक बनने और विभिन्न सरकारी पेंशन एवं बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। मसूरी में गणेश जोशी ने रविवार को बारलोगंज मसूरी में विधायक निधि से स्वीकृत सनातन धर्म सभा
के सामुदायिक हॉल के शुद्धिकरण का सुधारीकरण का कार्य का लोकार्पण किया। लगभग 11 लाख रुपए की लागत से हुए इस कार्य के बाद क्षेत्रवासियों को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक बेहतर सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है और डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम में मोहन पेटवाल, गौरी थपियाल, ओपी उनियाल, नरेंद्र मेलवान और ललित जोशी मौजूद रहे। हमारे जो मंदिर होते हैं, हमारी आस्था के केंद्र होते हैं, श्रद्धा के केंद्र होते हैं। जैसे सनातन धर्म मंदिर, इससे पिछले कई वर्षों से मेरा लगातार जुड़ाव है। पूर्व में भी यहाँ के मंदिर समिति की मांग पर एक हॉल हमने बनवाया था, क्योंकि पूजा पाठ के अलावा सामाजिक कार्य, विवाह, शादी में भी ये लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और आज एक और हॉल 15 लाख की लागत से उसका लोकार्पण मैंने यहाँ पर किया है और हमने आश्वस्त किया है कि आगे भी इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस मंदिर के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम पूरी करेंगे। देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण के अधिकार को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक और इसका जवाब चुनाव में देगी। विधानसभा सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान रेखा आर्या ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लंबे समय से महिला आरक्षण विधेयक में अड़चन डालते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा गंभीर प्रयासों के बावजूद विपक्ष ने इसे पारित होने से रोका। तारीख को कार्यक्रम महिला आक्रोश मशाल यात्रा, ये गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक ये यात्रा रहेगी और ये आक्रोश यात्रा पूरी तरीके से उन विपक्षी दलों को जिन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के विरोध में, उसको लागू न होने देने के पक्ष में जिन्होंने मतदान किया, उनके विरुद्ध महिलाओं का जो आक्रोश है, ये यात्रा उस भावना को उन तक पहुंचाने की है कि आधी आबादी आपके इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम के विरोध करने में आक्रोश भी व्यक्त करती। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने का समर्थन करती है, जबकि भाजपा इस मुद्दे पर केवल बातें करती है। आर्या ने आरोप लगाया कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर नहीं और विधेयक को लटकाया जा रहा है। सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर 3 संशोधनों के साथ सदन में प्रस्ताव रखा और वह प्रस्ताव गिर गया। ये सरकार की हार है और विपक्ष ने और खासतौर से कांग्रेस ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक जो 2023 में पारित हुआ है उसको लागू किया जाए। नैनीताल में भवाली के सेंटोरियम क्षेत्र में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट ने आवास पर रविवार को हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि वह लगातार जनता के बीच रहकर प्रदेश के भविष्य के लिए काम करते रहेंगे और उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए अभी से ठोस रोड मैप तैयार करने पर जोर दिया। मुंह काम कर रहा है तो मुंह का इस्तेमाल करेंगे। और जो 27 के चुनाव उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी क्या किस तरह की तैयारी चल रही है? देखो, हमारी सीधी रणनीति है, आगे के लिए क्या हमारा रोड मैप है, हम कैसा उत्तराखंड बनाएंगे।
भविष्य के अंदर 5 साल का 10 साल का वो रोड मैप भी हम लोग के सामने रखेंगे। हम भाजपा 15 साल से सत्ता में है, 10 साल से कांग्रेस है। हम उन दोनों का तुलनात्मक विवरण भी रखेंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने पैदल निरीक्षण किया। निहारिका तोमर ने केदारनाथ बेस कैंप से गौरीकुंड तक निचौली, भीमबली और जंगल चट्टी स्थित पुलिस चौकियों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तैनात पुलिस बल से बातचीत कर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही यात्रियों और घोड़ा खच्चर संचालकों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को जाना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और आपात प्रतिक्रिया व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। पुलिस द्वारा यात्रा मार्ग पर सतत निगरानी और पर्याप्त बल तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। नई टिहरी में आपदा प्रबंधन में उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेनानायक एसडीआरएफ अपर्ला यदुवंशी ने कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल स्थित एसडीआरएफ पोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, आधुनिक उपकरणों और आपदा प्रक्रिया व्यापक व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संचार प्रणाली, संसाधनों और पोस्ट परिसर का भी प्रशिक्षण किया गया। इसके बाद आयोजित बैठक में उन्होंने आपदा के समय त्वरित प्रक्रिया, समन्वय और नियमित प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। बागेश्वर में विकासखंड गुरूड़ के भैटा गांव में के गौरव लोहमी ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी और गर्व का माहौल है। गौरव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हल्द्वानी से प्राप्त की है और वर्ष 2000 में एनडीए में चयनित हुए हैं। वर्ष 2023 में उन्होंने एनडीए पुणे से प्रशिक्षण पूरा किया, जिसके बाद 2024 में एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद से प्रशिक्षण लेकर भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ब्रांच कमीशन प्राप्त किया। गांव लौटने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। गौरव ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। मुझे बुलाया, मेरा सम्मान करा, मेरे साथ के जितने लोग हैं मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पेरेंट्स, फैमिली, सबको बहुत खुशी हुई है। और ये बस मैं ये कहना चाहूँगा कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। तो परिश्रम जो करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में बस वही किया था, तो मैंने भी सोचा नहीं था, बस मेहनत करी सोच के कि मुझे करना है, वो हो गया। तो सिर्फ फौज या उसमें नहीं, आपको जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें अपनी मेहनत करें। पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चा करना चाहता है उसको करने दें, उस पर कुछ वो ना करें। जैसे मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ कभी नहीं पूछा, जो मेरी मर्जी थी उन्होंने मुझसे हमेशा मेरा सपोर्ट किया। तो यही सबके लिए है कि अपने बच्चे से पूछें वो क्या करना चाहता है, और वो जिसमें उसका मन है उसमें वो हमेशा मेहनत जरूर करेगा, और वो मेहनत करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के 78वें आरआर बैच में 84 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने जौलीग्रांट स्थित राज्य आपदा प्रतिवादन बल मुख्यालय का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों को आपदा प्रबंधन, त्वरित प्रक्रिया और बचाव कार्यों की जमीनी जानकारी दी गई। भ्रमण के दौरान एसडीआरएफ सेनानायक अपर्ला यदुवंशी ने संगठन की कार्यप्रणाली, समन्वित बचाव प्रणाली और आपदा के समय अपनाई जाने वाली रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षु अधिकारियों को सिलसिलेवार टनल सहित विभिन्न बचाव अभियान की जानकारी दी गई। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। भीषण गर्मी को देखते हुए देहरादून जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल से कई क्षेत्रों में तापमान 45 से 55 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से गर्मी के दौरान सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है।
पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश भर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जनपद देहरादून में आज बाकायदा जो देहरादून के डीएम है उनकी तरफ से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों की छुट्टी की गई है। और कहीं ना कहीं 29 से 12 मई तक भी पूरे देश भर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अब देखना होगा, मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में तो बारिश कुछ आने की संभावना है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर गर्मी का जो प्रकोप है वो बना रहेगा। इसी के तहत जो है आज देहरादून डीएम जो सबिन बंसल है उन्होंने सभी बच्चों की और आंगनबाड़ी जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी की गई है। और अगले आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितनी जो है गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार जो गर्मी है वो भी ज्यादा पड़ रही है और इसके साथ साथ जो मानसून है वो समय से पहले आ सकता है। आज की खबर के लिए देहरादून से मैं आशीष डोभाल। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में टाटा धर्म कांटे के पास स्थित कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग कुछ ही देर में फैलकर विकराल हो गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और धुएं व लपटों का गुब्बार दूर तक दिखाई देने लगा। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और इससे आसपास के गोदामों तक फैलने से रोक लिया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि की नहीं हुई। हालांकि गोदाम में रखा सामान पूरी तरह जलकर नष्ट होने की आशंका है। प्रारंभिक तौर पर आग का कारण भीषण गर्मी बताया जा रहा है। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में मेदिनीपुर में स्थित गुजर बस्ती के कच्चे डेरों में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि करीब 6 डेरे आग की चपेट में आ गए, जो मिट्टी और घास फूस से बने होने के कारण तेजी से जल गए। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल के पास जुड़गा गांव में एक सोमवार देर रात एक आवासीय भवन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। टीम में पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में जुटे रहे। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। हरिद्वार के बहरादाबाद थाना क्षेत्र के अमतलपुर बोगला बाईपास के पास सोमवार को एक सुबह खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिसमें सिर कुचलकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। देहरादून में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नशा तस्करों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसएसपी देहरादून के निर्देश पर की गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 10.05 ग्राम अवैध स्मैक और करीब 4 पेटी व देशी शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जो पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस ने सभी मामलों में एनडीपीसी एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून में वीकेंड के दौरान चलाए जा रहे विशेष अभियान नाइट स्ट्राइक के तहत देहरादून पुलिस ने प्रेमनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम ने देर रात होटल, रिसोर्ट, हॉस्टल, पीजी और पब और रेस्टोरेंट में औचक छापेमारी की। अभियान के दौरान संदिग्ध और असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती बरतते हुए कई स्थानों की जांच की गई और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है। देर रात घूमने वाले व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई और संदिग्ध लोगों को थाने ले जाया गया। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में कथित विवादित बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए गुंडा एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय देहरादून ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर बिल्डर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। बिल्डर पर मारपीट, धमकी, उत्पीड़न और अवैध निर्माण से जुड़े कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें विभिन्न धाराओं में 5 FIR दर्ज है। देहरादून के थाना रायपुर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। मामला सामने आने के बाद एसएसपी देहरादून ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी अब्दुल रहमान के खिलाफ थाना रायपुर में पॉस्को और बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने सुरगासी के पतरासी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवा दिया और मामले की जांच चल रही है। हरिद्वार में थाना पथरी क्षेत्र में गैस एजेंसी गोदाम पर अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 1 दर्जन से अधिक हमलावरों ने गोदाम में घुसकर कीपर और कर्मचारियों के साथ डंडे और बेल्टों व लात घूंसों से मारपीट की। बताया जा रहा है कि यह विवाद गैस सिलेंडर को लेकर हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उनकी तलाश शुरू कर दी। देहरादून में एलपीजी गैस आपूर्ति को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने निर्देशों पर अरविंद गैस एजेंसी रेस कोर्स से लगभग 13,890 उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन की जीवन ज्योति गैस एजेंसी केनाल रोड में स्थानांतरित किया गया है। यह कदम अरविंद गैस एजेंसी पर बढ़ते दबाव और उपभोक्ताओं को हो रही आपूर्ति में देरी को देखते हुए उठाया गया है। इससे पहले नंदा गैस एजेंसी तुनवाला के करीब 22,000 कनेक्शन अरविंद गैस एजेंसी में शिफ्ट किए गए थे, जिसके कारण व्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ गया था। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।